जोरदार तालियों के साथ एक बार अभी हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें। कविता दरअसल वह जगह है जहां मनुष्य अपने सबसे सच्चे रूप से मिलता है। ये पंक्तियां प्रयाग शुक्ल जी की कलम से निकली हैं और मैं जिस समय इस सेशन के लिए तैयारी कर रही थी, सर आपकी कुछ कविताएं पढ़ रही थी और उस समय मैंने देखा, मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है, हिमालय के फुट हिल्स पर मेरा गांव बसा है। और आपकी कविताओं में जब मैं प्रकृति का अंश देखती हूँ, प्रकृति की इंस्पिरेशन देखती हूँ, तो दिल बाग बाग हो जाता है और हरा हो जाता है। आज जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपकी कुछ कविताओं को कुछ हिस्से जो है साथ में लेकर भी इसीलिए बैठी थी कि जिस समय आप ये कहते हैं ये जो हरा है और उसके साथ ही प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को आप जिस सिरे से पिरोते हैं, या समय से थोड़ी देर, नौकरी पर आप कविता कह जाते हैं, पेड़, कविता के बारे में, ये वो टाइटल हैं जो सर की फेमस कविताओं में से एक हैं। पर सर मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि आप पेंट भी करते हैं, रंगों ने पहले इंस्पायर किया, शब्दों ने पहले इंस्पायर किया, भावनाओं ने पहले इंस्पायर किया, या जीवन ने पहले इंस्पायर किया? आवाज़ आ रही है? मीनाक्षी, ऐसा है कि ये कोई नहीं बता सकता। जो हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया था, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, पर हम भी 6 साल गांव भी रहे थे, तो उन दिनों ही लिखना पढ़ना शुरू हुआ था। तो किस चीज़ ने किया पता नहीं, जल की लहरियों ने, कि हवा के झोंकों ने, कि आम, जैसे आजकल बौरें आई हुई हैं, कि आम के पेड़ों ने, प्रकृति की तमाम चीज़ों ने, चिड़ियों ने, मोरों ने, किसने किया? सब ने किया। टॉल्स्टॉय ने बड़ी सुंदर बात कही थी, वो याद आती है हर मौके पर, मुझे आजकल याद आती है, कि कोई भी कारण, कोई भी निर्णय, उसके पीछे एक बात नहीं होती, एक चीज़ नहीं होती, 20 चीज़ें होती हैं। कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है, आप उसको बताने लगते हो कि ऐसा हुआ था। जैसे मैं भी बता सकता हूँ कि मैंने पहली कविता लिखी तो कैसे लिखी थी। हम लोगों ने इतनी आत्मकथाएँ, जीवनियाँ पढ़ी हैं और सबके अपने अपने वर्णन हैं कि हमने ऐसे लिखना शुरू किया, किसने कैसे लिखना शुरू किया, कौन छिपा रहा, कौन ओझल रहा, कौन सामने आया। बहुत सारी कथाएं हैं लिखने पढ़ने की। तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि उसकी केमिस्ट्री कोई नहीं बता सकता, कि आपको शब्द प्रभावित करते हैं, कि रंग प्रभावित करते हैं, कि जीवन की कोई घटना प्रभावित करती है, कोई चीज़ आपको दुखी करती है, सुखी करती है, वो प्रभावित करती है जी। लिखने को तो हमारे पंज ने लिखा है ना, वियोगी होगा पहला कवि, ऐसी पंक्तियाँ भी हैं कि आ से निकला होगा गान। पर सच्चाई ये है, ये तो वो भी जानते थे लेकिन अभी देखिए प्रकृति की बात हो रही है तो उन्होंने ये भी लिखा है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मतलब कौन सी चीज़ आपको कब प्रभावित करती है, आप क्या जानते हैं? मैं आप क्योंकि मंच पर सर बैठे हैं और आपके साथ बैठने का आज अवसर मिला है, मंच साझा करने का अवसर मिला है, मैं उस मोह को नहीं छोड़ पा रही कि आपको कहूँ कि कृपया अपनी कोई कविता आप हमें आज यहाँ पर लाइव सुनाएं, क्योंकि यंग ऑडियंस भी है, बाकी हमारे साथी भी हैं। वैसे मैं तो कुछ कविताओं की शीर्षक लिख के लेकर आई थी, लेकिन जो आपकी प्रिय हो आप वो सुनाइए, या आज के दौर में जो आपको लगता है मौजूद है, आज के दिन में जो मौजूद है वो सुनाइए। तो ये बताइए कि वो कविता लंबी हो कि छोटी हो? वैसे लंबी कविता मैं लिखता नहीं हूँ, डराने के लिए नहीं कह रहा। दिल की बात सर दिल तक पहुँचे, बस ऐसी कविता हो। तो एक कविता सुनाता हूँ आपको, उसका शीर्षक है व्यंजन पकाने की विधियाँ। व्यंजन पकाने की विधि। और तालियां तो बजाइए ज़रा जी। रघुवीर सहाय, जो आप जानते हो हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि, जिनके साथ जीवन का बहुत समय बिताया है, दिनमान नाम की पत्रिका में वो संपादक थे, मैं वहाँ कला का स्तंभ लिखता था। हमारी, थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि मैंने खुद कहा है कि कोई चीज़ कैसे प्रकट होती है उसको कोई नहीं जानता, पर ये कविता शायद हमारी जो संपादकीय बैठकें हुआ करती थी, उसमें जो चर्चा होती थी, उससे निकली थी। व्यंजन पकाने की विधियाँ कई हैं, व्यंजन भी कई हैं, स्वाद भी कई हैं ढेरों व्यंजनों के, पर व्यंजन
विधियों को चकमा दे, कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। हाथों का जस वह तो होता है, उससे भी बड़ी चीज़ लेकिन वह मन है जो व्यंजन पकाता है, वह अदृश्य रहता है। स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया गया। सामग्री वह तो होनी होगी, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं। हाँ, वह भी कैसे जुटाई गई यह महत्वपूर्ण है, अंत तब यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री मन व्यंजन विधियाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए, यही वो जीवन दर्शन है जो कविताओं के ज़रिए कब आपको कौन सी प्रेरणा दे जाए, जीवन के किस क्षण में आपको किस सीख की ज़रूरत थी और वो कौन सी कविता आपको वो संदेश देकर चली जाए, यही साहित्य की एक बड़ी खूबसूरती भी है। गार्गी, आपके लिए जब मैं आपकी कुछ कविताएं पढ़ रही थी, एक कविता पर जाकर मेरी नज़र अटक गई, क्योंकि बनारस से भी आपका नाता है, लेकिन कविता का शीर्षक था मेरे पास अकेलेपन के संस्मरण नहीं है। पहले मेरी नज़र अकेलेपन पर अटकी कि एक कवित्री को अकेलेपन पर इतना केंद्रित होने की आवश्यकता क्या पड़ी, और फिर जब मैंने आपकी वो पूरी कविता पढ़ी, उसके अंत में आते आते आप कहती हैं, अकेलेपन को मैं गंगा के किनारे घाट की सीढ़ियों पर कहीं भूल आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेलापन आप वहाँ भूली नहीं, आप उसे गंगा जी में विसर्जित कराई। जी शुक्रिया, सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब। अकेलापन मुझे लगता है कि कवियों और लेखकों और कलाकारों के बीच थोड़ा ग्लैमराइज हो गया है, जबकि बात तो सच ये है कि अकेलापन बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जब माँ के गर्भ में हम होते हैं तो भी हम अकेले ही होते हैं, और जब चिता पे जाते हैं तो भी अकेले होते हैं, और ये दोनों सच्चाई ही हमारे जीवन का जो अस्तित्व है उसको बयां करती है। और आपको चूँकि ये कविता पसंद आई है तो मैं अपनी बात आगे इस कविता को सुना करके कहना चाहूँगी। मेरे पास अकेलेपन के संस्मरण नहीं हैं, मैं नहीं जानती कैसा होता है एक ही कमरे में बरसों सूरज न देखना। मेरे पास संसार के चेहरे हैं, उन चेहरों में मेरा चेहरा है। मुझे याद है अजायब घर से हकबका कर रोते हुए बाहर भागने वाली लड़की का चेहरा। मेरी स्मृति में एक अपरिचित वृद्धा का आशीर्वाद देता हुआ हाथ है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर भाई बहन के बिछड़े हुए हाथों की स्मृति है। हवाई अड्डे पर विदा में हाथ हिलाते और फिर धुंधलाते एक पिता का चेहरा है। उमस भरी दोपहरों में बम्बई की ठस्सम ठस लोकल में मोगरे बेचने वाली बाई के कंठ से निकलती टेर है। उसी लोकल में 3 अंधों की बातों के चित्र हैं। मेरे पास भीड़ के इतने संस्मरण हैं कि उनके बारे में बोलते बोलते मेरा गला रूंध आता है। अकेलेपन को मैंने गंगा के किनारे घाट की सीढ़ियों पर कहीं रख कर भूल आई हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए, ऐसे कार्यक्रमों की यही खूबसूरती होती है कि जब लेखक के मुँह से आप उनके एक्सप्रेशन को सुनते हैं तो जो आप पढ़ रहे होते हैं उसका आनंद दोगुना हो जाता है। और इसीलिए सोनी जी, मैं अब आपको यहाँ पर चर्चा में आगे अब शामिल करती हूँ। देखिए, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं कि अभी आज हमारी ऑडियंस में भी जेन ज़ी आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक तरफ हम ये संवाद सुनते हैं कि अब नए बच्चे कविताएं नहीं पढ़ रहे हैं या साहित्य में उनकी वैसी रुचि नहीं है, इंस्टाग्राम फ्रेंडली जनरेशन है, इंस्टाग्राम पर ही सब आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मौजूदगी उम्मीद जताती है। और एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी। विनोद कुमार शुक्ल जी जब नहीं रहे, विकुशु जिनको हम प्रेम से बोलते हैं, उनके जाने के बाद जिस तरह से उनकी कविताएं और उनकी कविताओं पर जो प्रेम उमड़ा और उसका मंच बना सोशल मीडिया, मेरे लिए कम से कम वो बड़ी अचंभे की बात थी कि आज के वक्त में
जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपनी स्टाइलिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। आज हमने ये खाया, आज हमने ये बनाया, आज हम यहाँ घूमने गए, आज हम वहाँ दिखे। उस समय में लोग कागज़ पर या प्रिंट आउट लेकर उनकी कविता पढ़ते हुए ये बता रहे थे कि कैसे हमने इस कविता के साथ अपना जुड़ाव महसूस किया। ये कम से कम ये उम्मीद ज़रूर देता है कि कविता नए सिरे से आज की पीढ़ी के बीच फिर से ज़िंदा हो रही है, लौट रही है या फ्लरिश हो रही है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ आज की इस युवा पीढ़ी से। मेरे बच्चे भी युवा हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब घर में किताबें आती हैं तो सबसे पहले जब मैं अपने समकालीनों की किताबें ले आती हूँ, मंगाती हूँ। नवीन बैठे हुए हैं एक आयोजन में, मुझे याद है कि नवीन के साथ मेरी तस्वीर थी और मेरे युवा बेटे ने पूछा, अच्छा आप इनको जानती हैं मम्मी, ये तो बहुत बड़े लेखक हैं। तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं बताया कि ये लेखक हैं या ये क्या लिखते हैं। तो निश्चित तौर पे बच्चे ने कहीं कुछ पढ़ा होगा, कहीं कुछ सुना होगा, कहीं कुछ देखा होगा, तभी वो उनको जानता है। तो ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं मैं इनसे बहुत उम्मीदों से भरी हुई हूँ। ये ना केवल लिख रहे हैं बल्कि पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं जीसस सेंट मैरी कॉलेज में गई थी। मेरी वो कहानी पढ़ के बच्चियाँ बैठी थी जिनको मैं खुद भूल गई हूँ। मेरी आरंभिक कहानी थी आज की वैदेही, और बच्चियों ने उसको पढ़ रखा था और उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए उससे। मैं अचंभित थी कि ये बच्चे कहाँ तक। तो ये असीम ऊर्जा से भरी हुई पीढ़ी है। इनके पास संसाधन हैं, ऊर्जावान हैं, ये शोध कर रहे हैं, खोज रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमें जो है लिखते और रचते समय खुद को थोड़ा तैयार भी करना पड़ेगा कि हम किन के लिए लिख रहे हैं। निश्चित तौर पे एक लेखक अपने समय और समाज को अपनी रचनाओं में दर्ज करता है। तो आज की ये जो पीढ़ी आ रही है हमारे सामने, ये किन उम्मीदों से हमें देख रही है, मैं कई बार जो है इनके बारे में सोचती हूँ। और जब सोचती हूँ, डेडिकेट करना चाहें आज हाँ बिल्कुल, एक कविता मैं सुनाऊंगी। क्योंकि व्योमेश की बात से मैं भी सहमत हूँ कि हम बहुत टेढ़ी मेढ़ी कविताएं लिखते हैं और हमें वो याद कम रहती हैं। हालांकि तब भी व्योमेश को कविताएं याद थी, उसके लिए उन्हें बधाई। बीत गई शरद पूर्णिमा की रात, ओस अब गिरेगी दूब के माथे पर संजीवनी बन। दूब हरी होगी धीरे धीरे, फैलेगी धरती पर दूर तक। पैर धीरे से रखना ज़मीन पर, दूब अभी अभी जन्मी है, अभी उसने नहीं पहचाना है कठोरता को। दूब की भाग्य रेखा में जबकि घटा ही है दबना, सूखना उखड़ना, फिर भी वह हार नहीं मानेगी। फिर जी उठेगी जरा सी नमी पा, जब शरद का चांद उगेगा आसमान में। क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, उम्मीदों से भरे हुए लोगों के बीच में कम से कम एक लेखक तो कभी भी नाउम्मीद नहीं होता है। एक शब्द की एक शक्ति, शब्द स्वयं में ब्रह्म है, वो एक शक्ति है जो निरंतर हमें ये सीख देता है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी शब्द बचे रहेंगे और निरंतर जो है उससे निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। सर, एक सवाल मैं कविताओं को फिल्मों की तरफ ले जाते हुए आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने हर बदलते दौर को देखा। हमने देखा एक समय पर जो गीत बन रहे थे उनका आधार शुद्ध रूप से कविताएं थीं। कविताएं जो लिखी जा रही थी, फिर उन्हें संगीत में पिरोया जा रहा था, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, या कुछ और अगर ऐसे गीत हम निकाले, लग जा गले ये रात फिर हो ना हो। तो वो जो गहराई थी उन गीतों में, और आज जिस तरह के गीत रचे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कविता की तरफ फिल्मी गीतों को भी कुछ लौटना चाहिए? आपको लग रहा है जो काम हो रहा है वो ठीक ठाक है या अपनी गति से चल रहा है? आज जो गीत रचे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बन रहे हैं। जी सर, आपसे। देखिए, इस मामले में मुझे दो चीज़ें लगती हैं। एक अभी हाल में गीत सुना गुलजार का, जिसमें कुछ इरादा और ऐसा कुछ से शुरू हो तो भी है कई शब्दों की, कच्चा कच्चा वादा। अब कच्चा कच्चा वादा, अगर वो आपको सिर्फ कच्चा पक्का वादा करते हैं तो ठीक नहीं लगेगा। ये कविता से ही आई ये चीज़ है। कविता ने ही उनको बताया है कि कच्चा कच्चा लिखने से इसका असर ज़्यादा होगा। दूसरा ये मैं मानता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ गीत, फिल्मों के गीत बहुत पसंद करता हूँ। आजकल के गीत सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं सुनता हूँ, कभी जब भी बहुत कुछ सुनता हूँ मैं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इन दिनों कौन सा गीत है जो आपको पसंद आया?
नहीं, इन दिनों ऐसा मैं आपकी कोई चॉइस जानना चाहूँगी। नहीं, वैसा तो नहीं बता पाऊँगा। जहाँ तो मैं सुनता हूँ पुराने गीत ही, मतलब जिनको आप क्लासिकल मानोगे आज के ज़माने में, उसमें एक फ़र्क बराबर रहेगा। वो संगीत के हिसाब से बांधी जाती है, वो कविता के शब्द नहीं होते। खोया खोया चांद खुला आसमान, इस गीत को लिखने की कहानी भी है। शैलेंद्र का बहुत सुंदर गीत है ये। लेकिन आप देखिए, शैलेंद्र स्वयं अच्छे कवि थे, लेकिन ये जो भी फिल्म के लिए लिखा जाएगा, पहले संगीतबद्ध किया जाएगा, उसमें कविता होगी। पर जिसको हम, जैसे अभी मान लीजिए व्योमेश ने भी याद किया, मैं भी, हम सभी उनको बहुत मानते हैं, शमशेर जी। जी। अब शमशेर जी की बात तो बराबर अलग रहेगी ना, वो किसी भी फिल्म के गीत से नहीं मेल खाएगी। चांद निकला बादलों से पूर्णिमा का, गल रहा है आसमान, एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाबों का, चूमता है बादलों के स्वप्न जैसे पाँव। ये शमशेर हैं, इसको भी संगीतबद्ध किया है लोगों ने। लेकिन या गे हैं, सुना दूं? जी जी प्लीज। पार्श्वगिर का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विहग मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, तमक कर दामिनी बोली, क्षितिज ने पलक सी खोली, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यार, किसी भी फिल्म के गीत से इसका मेल नहीं होगा। इसका मतलब नहीं कि कमतर है, कमतर और उसके अर्थ में मैं चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ। रचना रचना है, उसका अलग एक प्रसंग है ना, और उसकी तुलना नहीं होती। पर ये सच्चाई है कि जिसको हम कविता कहते आए हैं, और सारी दुनिया कविता कहती आई है। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता ही देखिए जी। हैं, तो वो कभी नहीं जाएगी चीज़। कविता की वो शक्ति ही तो है जो हम सबको कविता की तरफ और खींचती स्पेशली है। सर, जब आपके ज़रिए जब इस तरह का संवाद आता है, उसमें एक उम्मीद ज़रूर है कि कविता कहीं नहीं जाएगी, वो आज भी आगे भी लिखी जाएगी नहीं, और बराबर बड़ी मजबूती से प्रस्तुत भी की बराबर जाएगी। रहेगी। अभी देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये सच्चाई है। मैं एवरेज के बहुत खिलाफ हूँ, उसको लेकर एक प्रसंग भी सुना देता हूँ। एक बार हमारे मित्र देवेंद्र राज अंकुर से किसी ने कहा कि नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं। सभी लोग बात करते थे, पत्रकार लोग। उन्होंने कहा, पहले तो बताइए कहाँ कम हो रहे हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, कहाँ कम हो रहे हैं। तो एवरेज कभी मत निकालिए। मुझे ऐसे से लोग मिलते हैं जिससे बहुत सारे युवा शामिल हैं, जो जो सुनाते हैं कविताएं, उनको याद हैं। एक बार तो मैं हैरान से हो गया था। तब मैं संगना में था, संगीत नाटक अकेडमी में। तो एक युवा कवि मुझसे मिलने आए, तो पता नहीं क्यों मैंने मान लिया कि पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ते होंगे। तो मैंने कुछ छेड़ने वाले अंदाज में दो एक चीज़ें उनसे पूछी। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कामायनी से आपको सुनाऊं। एकदम चकित हो गया जी। और उसको सचमुच याद थी, लगभग आधी कामायनी, शायद पूरी कामायनी याद थी एक 26 साल के लड़के को। जी। तो क्या मानोगे आप? एवरेज कभी मत निकालिए, उन उदाहरणों पर जाइए जो आपको समय समय पर मिलते हैं, और वो बहुत मिलते हैं मुझे। लेकिन सर, जब आप ये उदाहरण दे रहे हैं, तो ये उदाहरण हमारा भी उत्साह बढ़ाते हैं ऐसे आयोजनों के लिए, कि अगर लोग आपके पास आके इस तरह से पूरा अपना एक्सपीरियंस, अनुभव बता के जाते हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ से भविष्य आगे भी बड़ा उज्जवल है। लेकिन आज ये जो संवाद आपके साथ रहा, इसने वाकई दिल को छुआ। आप यहाँ आए समय निकाल के, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।